नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इतिहास का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये हिंद चीन क्या है। तो नाम सुन के ऐसा लग रहा है कि हिंद का मतलब हिंदुस्तान और चीन का मतलब चीन, इन दोनों के बीच में कुछ राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये हिंद चीन है क्या। तो हिंद चीन के अंदर आज के समय में 3 देश आते हैं, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। और हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि ये तीनों देश आज़ाद कैसे हुए। हिंद चीन दक्षिण पूर्व एशिया में है और इसका क्षेत्रफल 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर है। आप इसे लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर भी मान सकते हैं। हिंद चीन की जो उत्तरी सीमा है वो म्यांमार एवं चीन को छूती है, और वहीं दक्षिण में चीन सागर है और पश्चिम में भी म्यांमार के ही कुछ क्षेत्र आते हैं। अब देखो, मैंने आपको बताया कि हिंद चीन के अंतर्गत 3 देश आते हैं, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। लेकिन जो वियतनाम है उसके अंदर भी 3 प्रांत आते हैं, तोंगकिन, अन्नाम और कोचिन, जिसे आप इस मैप में भी देख सकते हो। तो प्राचीन काल से ही वियतनाम के तोंगकिन और अन्नाम में चीन का प्रभाव था, क्योंकि चीन के राजा वहां पर शासन करते थे। वहीं दूसरी तरफ लाओस और कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था, क्योंकि 4वीं शताब्दी में कंबुज राज्य की स्थापना हुई थी और वहां का शासक भारत वंश का था। आगे चलकर कंबुज यानी कि कंबोडिया भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र बन गया और कंबोडिया में 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि विष्णु भगवान का मंदिर था। लेकिन 16वीं शताब्दी में कंबुज राज्य का पतन हो गया। तो इस तरह से एक देश पर चीन और 2 देशों पर हिंदुस्तान के संस्कृति का प्रभाव था, इसीलिए यह हिंद चीन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो, मेन कहानी यहाँ से शुरू होती है। तो हुआ कुछ ऐसा कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा, जो कि एक पुर्तगाली व्यापारी थे, वो भारत आया था व्यापार करने के लिए। और वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते से भारत आया था और वह समुद्र में घूमते घूमते हिंद चीन जा पहुंचा। और 1510 ईस्वी में मलक्का को व्यापारिक केंद्र बनाकर हिंद चीन देशों के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया। उसके बाद स्पेन, डच, इंग्लैंड और फ्रांसीसियों का आगमन हुआ हिंद चीन में व्यापार करने के लिए। और फ्रांसीसियों को छोड़कर जितने भी देश हिंद चीन आए थे वो अपना व्यापार कर रहे थे, लेकिन जो फ्रांसीसी था वो हिंद चीन पर राज करना चाह रहा था। इसीलिए 17वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी जो कि पादरी थे वो हिंद चीन पहुंचकर वहीं पर रहने लगते हैं। और 1747 ईस्वी के बाद से ही फ्रांस अन्नाम में रुचि लेने लगता है। और 1783 ईस्वी में जो फ्रांस की सेना थी वो तोंगकिन में प्रवेश करता है और पूरे तोंगकिन पर फ्रांस का राज चलने लगता है। अब ठीक 4 साल बाद 1787 ईस्वी में फ्रांस कोचिन चीन के शासक के साथ संधि कर लेता है और अब फ्रांसीसी वहां पर अपना अधिकार करना चाह रहा था, लेकिन कोचिन चीन पर फ्रांस अपना अधिकार नहीं जमा पाता है। अब देखो, धीरे धीरे समय बीतता है और 19वीं शताब्दी आती है। 19वीं शताब्दी में अन्नाम और कोचिन चीन दोनों जगह पर फ्रांसीसी पादरियों की गतिविधि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और फ्रांसीसियों के खिलाफ हिंसक आंदोलन होने लगते हैं। इन सब परिस्थितियों को देखकर फ्रांस 1862 ईस्वी में अपनी सेना अन्नाम और कोचिन चीन में उतारता है और फ्रांस अपनी सेना के दम पर कोचिन चीन पर कब्जा कर लेता है और अन्नाम के साथ संधि कर लेता है। अब इतना सब कुछ होने के बाद जो कंबोडिया था वो डर गया था और डर के मारे खुद ही 1863 ईस्वी में फ्रांस के पास जाकर उसकी शरण ले लेता है। और अन्नाम के साथ जो संधि हुआ था वो लगभग 20 साल तक चलती है, लेकिन इन 20 सालों में फ्रांसीसी धीरे धीरे अन्नाम पर भी अपना दबदबा बढ़ा रहा था और 1884 ईस्वी में फ्रांस अन्नाम पर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है। और 20वीं शताब्दी के शुरू में ही 1904 ईस्वी में फ्रांस लाओस पर भी कब्जा कर लेता है। इस तरह से फ्रांस 20वीं शताब्दी के शुरुआत तक पूरे हिंद चीन पर कब्जा कर लेता है। अब देखो, सवाल यहाँ पर यह आता है कि हिंद चीन में तो कई सारे देश आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन फ्रांस ने ही हिंद चीन पर कब्जा क्यों किया। तो फ्रांस ने हिंद चीन पर कब्जा इसीलिए किया क्योंकि जब फ्रांस भारत और चीन में गया था व्यापार करने के लिए तो वहां पर देखा कि यहाँ पर पहले से ही अंग्रेज है और उस समय पर अंग्रेजों का दबदबा वहां पर बहुत ज्यादा था। इसीलिए वहां से फ्रांसीसियों को जाना पड़ा और वो फिर हिंद चीन आ गए व्यापार करने के लिए। और जब फ्रांसीसी हिंद चीन आए तो देखा कि यहाँ पर किसी का भी दबदबा नहीं है। लेकिन इनसे भी बड़ी बात यह थी कि हिंद चीन में औद्योगिकीकरण के लिए कच्चा माल बहुत ज्यादा था और साथ ही वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार भी उपलब्ध था। इन सब के अलावा हिंद चीन में खनिज संसाधन भी बहुत ज्यादा था, जैसे कि कोयला, टीन, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम इत्यादि। और जो हिंद चीन के लोग थे वो ज्यादातर कृषि पर निर्भर थे। पहाड़ी इलाकों में रबर की खेती होती थी और मैदानी क्षेत्र में धान की खेती होती थी। अब देखो, सबसे पहले फ्रांसीसियों ने व्यापारिक नगरों और बंदरगाहों का शोषण करना शुरू किया। उसके बाद किसानों और मजदूरों का भी शोषण करना शुरू कर दिया और साथ ही फ्रांसीसियों ने कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए नहर बनवाए जिनसे पानी सभी खेतों तक पहुंच जाए।
इन सब के अलावा फ्रांसीसियों ने किसानों से दलदल जमीन और जंगलों में भी खेती करवाना चालू कर दिया। और इनसे हुआ ये कि 1931 ईस्वी तक वियतनाम विश्व का तीसरा सबसे ज़्यादा चावल निर्यात करने वाला देश बन गया था। इसके अलावा रबर बागानों और कारखानों में मजदूरों से एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर काम लिया जाता था। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी, जहां पर मजदूरों का कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त था। फ्रांसीसियों ने मजदूरों का भी बहुत ज़्यादा शोषण किया। 8 घंटे के बदले 14 घंटा काम करवाते थे और पैसा भी बहुत कम देते थे। हालांकि इन सब के बावजूद भी फ्रांसीसियों ने उत्तरी हिंद चीन से दक्षिणी हिंद चीन तक विशाल रेल नेटवर्क और सड़क का निर्माण करवाया। लेकिन इनसे भी सिर्फ फ्रांसीसियों को ही फायदा हुआ। किसान और मजदूरों का जीवन स्तर और भी गिरता जा रहा था, क्योंकि सारी व्यवस्था ही शोषण करने के लिए बनाया गया था। यहाँ तक कि जब शिक्षा की बात आई तो पहले हिंद चीन के लोगों को स्थानीय भाषा या चीनी भाषा में शिक्षा मिलती थी, लेकिन अब फ्रांसीसियों के आने के बाद हिंद चीन के लोगों को फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाने लगी। लेकिन वहाँ पर रहने वाले फ्रांसीसियों को इस बात से डर लगने लगा था कि अगर हिंद चीन के लोग ज़्यादा शिक्षित हो जाएंगे तो वो लोग फ्रांसीसियों के खिलाफ हो जाएंगे। इस वजह से फ्रांसीसियों ने आम लोगों को शिक्षा से दूर रखने का प्रयास किया और स्कूल के अंतिम साल की परीक्षा में अधिकतर स्थानीय बच्चों को फेल कर दिया जाता था। और जब 1920 ईस्वी के दशक में हनोई विश्वविद्यालय के छात्र और छात्राएं राजनीतिक पार्टियां बनाने लगे तो फ्रांसीसियों ने हनोई विश्वविद्यालय को ही बंद कर दिया। इन सब वजह से स्थानीय जनता और कोलोनों के बीच जमीन आसमान का अंतर हो गया था। अब देखो, यहाँ पर एक शब्द है कोलोन, तो इसका मतलब क्या होता है? तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों को ही कोलोन कहा जाता है। अब देखो, हमने ये समझ लिया है कि हिंद चीन पर फ्रांसीसियों ने कब्जा कैसे किया था। इसके बाद अब हम ये समझते हैं कि हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास कैसे हुआ। तो देखो, हिंद चीन में शुरू से ही फ्रांसीसियों को समय समय पर विद्रोह का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन 20वीं शताब्दी के शुरुआत से ही हिंद चीन के लोग छोटे छोटे मामलों पर भी फ्रांसीसियों के खिलाफ असंतोष प्रकट करने लगे। और इन परिस्थिति का फायदा उठाकर 1903 ईस्वी में फान बोई चाओ ने दुई तान होई नाम का एक क्रांतिकारी संगठन बनाया और इस संगठन का नेता कुआंग दे को बनाया गया। फान बोई चाओ ने एक किताब भी लिखा जिसे पढ़कर हिंद चीन की जनता जागरूक हो गई और इस किताब का नाम था द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। लेकिन हिंद चीन की जनता के लिए इस किताब से भी बड़ी प्रेरणा का स्रोत यह था कि 1905 ईस्वी में जापान ने रूस को हरा दिया था। मतलब कि जापान एक छोटा देश होकर रूस जैसे बड़े देशों को हरा देता है। उसी समय पर हिंद चीन में एक और राष्ट्रवादी नेता होता है जिसका नाम था फान चू त्रिन्ह। अब होता यह था कि फ्रांसीसियों के खिलाफ जितने भी राष्ट्रवादी आंदोलन होते थे उसमें फान बोई चाओ और फान चू त्रिन्ह की भूमिका होती थी। लेकिन फान बोई चाओ और फान चू त्रिन्ह इन दोनों की विचारधारा आपस में नहीं मिलती थी, क्योंकि फान बोई चाओ का कहना था कि फ्रांसीसियों के जाने के बाद राजतंत्र होगा, मतलब कि फ्रांसीसियों के जाने के बाद राजा फिर से शासन करेगा। लेकिन फान चू त्रिन्ह का कहना था कि फ्रांसीसियों के जाने के बाद लोकतंत्र होगा, यानी कि गणतंत्र होगा, किसी राजा का शासन नहीं होगा और हिंद चीन की जनता आज़ाद रहेगी। इसके बाद हुआ ये कि हिंद चीन के कुछ छात्र जो जापान में शिक्षा प्राप्त करने गए थे वो फान चू त्रिन्ह के विचारों का समर्थन करने लगे और इन सब छात्रों ने मिलकर एक संगठन बनाया और उस संगठन का नाम था वियतनाम कुआन फुक हुई, मतलब कि वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन। हालांकि हिंद चीन में इतने सारे संगठन बन रहे थे, लेकिन ये सभी संगठन वियतनाम के कोचिन चीन अन्नाम तोमकिन शहर में ही बन रहे थे, क्योंकि शुरुआत में राष्ट्रवाद सिर्फ वियतनाम में ही था। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो हिंद चीन के लोगों को फ्रांस ने जबरदस्ती सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया और हजारों मजदूरों को बिना पैसे दिए ही जबरदस्ती फ्रांस ले जाकर काम करवाना शुरू कर दिया। लेकिन इन सबसे ज्यादा बुरी बात ये थी कि प्रथम विश्व युद्ध में हिंद चीन के जितने भी सैनिक थे उन सबको फ्रांस पहले वाले लाइन में खड़ा कर देता था, जिसकी वजह से सबसे पहले हिंद चीन के सैनिक मरते थे और मरने वालों में सबसे ज्यादा संख्या हिंद चीन के सैनिकों की होती थी, जो लड़ाई उनकी थी भी नहीं। अब इन सब बातों से हिंद चीन के लोगों पर प्रभाव पड़ता है और 1914 ईस्वी में देशभक्तों ने मिलकर एक और संगठन बनाया और उस संगठन का नाम था वियतनामी राष्ट्रवादी दल। और इस संगठन का पहला अधिवेशन कैंटन में हुआ, लेकिन फ्रांसीसी सरकार ने इस संगठन को ही खत्म कर दिया। दूसरी तरफ जनता की हालत और भी ज्यादा खराब होते जा रही थी, जिसके कारण जनता ने गुस्से में आकर 1919 ईस्वी में चीनी बहिष्कार आंदोलन किया था, क्योंकि चीन का नियंत्रण हिंद चीन के कृषि उत्पाद, व्यापार एवं मत्स्य व्यापार पर था। फिर भी चीन हिंद चीन के जनता को सपोर्ट नहीं कर रही थी और इसी समय पर एक और संगठन की स्थापना होती है और उस संगठन का नाम था अनामी दल। और इस संगठन को जिसने बनाया था उसका नाम था जुएंगुएन आई और ये पार्टी मास्को के कैंटन से प्रभावित थी और यह आतंकी यानी कि हिंसक विचारों वाली पार्टी थी।
अब देखो, प्रथम विश्व युद्ध 1918 ईस्वी में खत्म हो गया, लेकिन ठीक एक साल पहले 1917 ईस्वी में एक वियतनामी छात्र की एंट्री होती है, जिसने वियतनाम की आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, और उस छात्र का नाम था हो ची मिन्ह। तो अब हम समझते हैं हो ची मिन्ह के बारे में। तो हो ची मिन्ह का जन्म 19 मई 1890 ईस्वी में वियतनाम के एक छोटे से गांव में हुआ था, और इसके बचपन का नाम न्यूगन आई कोक था। हो ची मिन्ह पढ़ने के लिए पेरिस गए हुए थे, लेकिन वहां पर वो साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर 1917 ईस्वी में साम्यवादियों का एक गुट बनाया। इसके बाद हो ची मिन्ह और ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करने के लिए मॉस्को चले गए। बाद में उन्होंने 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया, और जितने भी लोग इस संगठन से जुड़ते थे उसे सैनिक शिक्षा भी दिया जाता था। और हो ची मिन्ह ने 1930 ईस्वी में वियतनाम में जितने भी राष्ट्रवादी संगठन बने थे उन सबको एकजुट किया, और वियतनाम कांग सांग देंग यानी कि वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। और ये जो वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी थी वो हिंसक विचारों पर चलने वाली पार्टी थी। अब देखो, होता ऐसा है कि 1930 के दशक में हिंद चीन में बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही थी, और इससे परेशान होकर बहुत सारे लोग साम्यवाद को अपना रहे थे, और साम्यवादी आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा था। अब इस राष्ट्रवादी आंदोलन को खत्म करने के लिए फ्रांसीसी सरकार ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चलवा दी। इसके बावजूद भी आंदोलन चलता रहा, और फिर गुस्से में आकर फ्रांसीसी सरकार ने आंदोलनकारियों के ऊपर हवाई जहाज से बम बरसा दिए। इस घटना से हिंद चीन के हजारों लोग मारे गए, और ये आंदोलन दबसा गया। अब देखो, समय बीतता है और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में शुरू हो जाता है, और इसी समय पर वियतनाम में एक और घटना देखने को मिलती है। होता यह है कि वियतनाम में जो बौद्ध धर्म को मानने वाले इंसान थे उन सबको फ्रांसीसी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करके ईसाई बना रहे थे, और इसके विरोध में 1939 ईस्वी में वियतनाम में एक आंदोलन होता है, और उस आंदोलन का नाम था हुआ हुआ आंदोलन। हुआ हुआ आंदोलन एक बौद्धिस्टिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था, और इस आंदोलन के नेता हुइन फूसो था। ये आंदोलन उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे, और इसमें आत्मदाह तक भी शामिल था, मतलब कि ये लोग जरूरत पड़ने पर खुद को ही जला लेते थे। अब देखो, 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, और जून 1940 ईस्वी में फ्रांस जर्मनी से हार जाता है, और फ्रांस में जर्मनी अपनी सत्ता कायम कर लेती है। अब देखो, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने जर्मनी का साथ दिया था, और जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया था, जिसके चलते फ्रांस के साथ एक संधि होती है, और उस संधि के तहत जापान अपनी सेना हिंद चीन में भेजता है, और पूरे हिंद चीन पर अपना राजनीतिक अधिकार जमा लेता है। अब देखा जाए तो हिंद चीन में दो देश शासन कर रहा है, पहला जापानी और दूसरा फ्रांसीसी, लेकिन इन दोनों देशों की आपस में बन नहीं रही थी, और इसका फायदा वियतनाम के गुप्त क्रांतिकारियों ने उठाया, और पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं ने हो ची मिन्ह का साथ दिया, और वियत मिन्ह यानी कि वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना की। साथ ही हो ची मिन्ह ने पीड़ित किसानों, व्यापारियों और बुद्धिजीवियों को साथ मिलाकर छापामार युद्ध नीति का अवलंबन किया। छापामार युद्ध नीति का मतलब किसी जगह पर अचानक हमला करके दुश्मनों को मारना होता है। अब देखो, इस समय पर विश्व युद्ध चल रहा था, और जो जापान था वो 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को अमेरिका के पर्ल हार्बर, जो कि एक नौसेना अड्डा था, उस पर हमला कर देता है, और इस हमले के जवाब में अमेरिका 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के नागासाकी पर परमाणु बम गिरा देता है, और इस परमाणु हमले में जापान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और पोस्टडम की घोषणा के तहत जापान आत्मसमर्पण कर देता है, और इसके चलते हिंद चीन में जितने भी जापानी सैनिक थे वो वापस जापान चले जाते हैं, और अब फ्रांस के पास भी इतनी शक्ति नहीं बची थी कि वो फिर से हिंद चीन पर अपना साम्राज्य बना सके। इसीलिए कंबोडिया और लाओस में जो पुराने राजा थे वहीं शासन करने लगे, और अन्नाम का शासक बाओदाई को बनाया गया। लेकिन 25 अगस्त 1945 ईस्वी को बाओदाई ने अपना पद छोड़ दिया, क्योंकि बाओदाई राजतंत्र को सपोर्ट करने वाला व्यक्ति था, और जो राष्ट्रवादी थे वो साम्यवाद को सपोर्ट कर रहे थे। इसीलिए बाओदाई को राष्ट्रवादियों के सामने टिकना कठिन लग रहा था, इसीलिए बाओदाई ने अपना पद छोड़ दिया, और इसका फायदा उठाते हुए वियतनाम स्वतंत्रता लीग के राष्ट्रवादियों ने वियतनाम को 2 दिसंबर 1945 ईस्वी को स्वतंत्र घोषित कर दिया, और वियतनाम में लोकतंत्रीय गणराज्य सरकार की स्थापना हुई, और इस सरकार का प्रधान हो ची मिन्ह को बनाया गया। अब देखो, वियतनाम आज़ाद हो चुका है, लेकिन इसके आगे हमें ये पढ़ना है कि वियतनाम 2 भागों में कैसे टूटा, वियतनाम का युद्ध अमेरिका से कैसे हुआ, ये सब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। और हाँ यार, देखो, इस वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो इसीलिए इस वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करो, अपने दोस्त के पास व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ पे भी हो शेयर करो। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।